Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 2. Unit 2 is applications of cognitive therapies in counseling. This subsection is personal social situation. And this second unit is from Block 2, Group B, MPCE 023, Interventions in Counseling. जैसे कि सभी को ही पता है, अब तक तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है आइडिया लग ही गया होगा कि मैं क्या डायलॉग मारने वाली हूँ जो बहुत जनरल सी बात हो गई है अब, बट जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए तो मुझे बोलना ही पड़ेगा. सो यू मे एन्जॉय जब तक जिनको पहले से पता है मैं क्या बोलने वाली हूँ. ये जहाँ पे भी आप रेड मार्क देख रहे हैं यानी कि वो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और आगे आने की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. अगर ये पूरा टॉपिक ऐसे आता है कि एप्लीकेशंस इन डिफरेंट सेटिंग्स, एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव काउंसलिंग इन डिफरेंट सेटिंग्स, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन होगा. आपको 5 पेजेस भरने होंगे. 5 पेजेस मतलब 1 पेज ऐसे मैं काउंट कर रही हूँ एक साइड. तो यानी वैसे अगर आप देखें एक को तो 2.5 पेज माना जाएगा. वैसे अगर मैं एक पेज ऐसे मानती हूँ यहाँ और यहाँ को मिला के, तो 2.5 पेजेस आपको फिल करने होंगे 10 मार्क में. और अगर ये सिंगल सेटिंग ऐसा आता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी इन एजुकेशन सेटिंग, तो ये 6 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये आपको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के आना पड़ेगा जहाँ पे ये एंड हो रही है. ये मैं समझा चुकी हूँ एक पूरे वीडियो में, अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने. तो आई होप वो यूज़फुल रहेगा आपके लिए. और जो सिर्फ मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब करने का कष्ट नहीं किया, उनके लिए ये रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए. शेयर करेंगे 4 लोगों को और हेल्प मिलेगी. मेरी इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए यूज़फुल रहें और सही इन्फॉर्मेशन को जानकर लोगों की जेन्युइनली हेल्प करें. मैं नहीं चाहती कि सिर्फ आप लोग इसीलिए इग्नू से पढ़ें कि आपको एक डिग्री चाहिए. मैं चाहती हूँ कि आप इग्नू से इसीलिए पढ़ें कि आप उसकी बुक्स में लिखी हुई ओरिजिनल नॉलेज को कैरी करें. इसका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है आई वुड से. हाँ, हालांकि आप ये ओपन कोर्स है, करस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो इतनी जेन्युइनली क्लासेस नहीं लग पाती और ना ही काउंसलर्स इतने अच्छे से अटेंड करते हैं. बट वही कमी मैं अपने वीडियोस से पूरा करना चाहती हूँ. इसमें मुझे हेल्प करिए और स्टूडेंट्स तक फैलाइए ये चीज़. हमें अपने देश में कैपेबल लोग पैदा करने हैं. हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लोग ऐसे ही बेरोज़गार घूमें, विदाउट टैलेंट घूमें. मैं चाहती हूँ मेरे देश के लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करें, इंटरनेशनली जाने जाएँ. इसी मुहिम में मेरी हेल्प करिए आगे बढ़ने के लिए. तो लेट्स सी अब इस चैप्टर में, इस सेक्शन में क्या दिया है जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. पर्सनल सोशल सिचुएशन. पर्सनल नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल मतलब आपकी खुद की ज़ाती, एंड सोशल मतलब जो आप सोसाइटी में रहकर लोगों के साथ डील करते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस सिचुएशन में कॉग्निटिव थेरेपी कैसे यूज़ होती है, कैसे ये बेनिफिशियल है. इसमें ये हम करने वाले हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा ना सेल्फ एफिकेसी बहुत डाउन हो गई होती है. सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है खुद पे विश्वास रखना कि हम कोई काम कर सकते हैं. जैसे कि मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल ही दूं आपको इसको समझाने के लिए. जैसे जब मैं बेड रिडन थी, एक टाइम था जब मैं 18 महीने बेड रिडन रही हूं, और जब बेड रिडन थी तो मेरे उस भरोसे ने कि मैं एक दिन चल पाऊंगी या एक दिन अपना काम खुद कर पाऊंगी, उस भरोसे ने मुझे आज इस लायक कर दिया कि मैं अपना काम खुद हैंडल कर लेती हूँ अच्छे से. ये होती है सेल्फ एफिकेसी, खुद पे भरोसा रखना. जब आपको पता है कि आपके सर्कमस्टांसेस आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, स्टिल यू आर एबल टू बिलीव, यू हैव बिलीफ ऑन यू. सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी. तो सेल्फ एफिकेसी लोग छोड़ देते हैं, लोग भूल जाते हैं कि खुद पे भरोसा करना भूल जाते हैं. तो ये कॉग्निटिव थेरेपी वही चीज़ बढ़ाने में हेल्प करती है, मोटिवेट करने का काम करती है. जिनकी सेल्फ एफिकेसी कम होती है वो किस तरह से सोचते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं जैसे इन्होंने यहाँ बताया, आई नो आई विल मेक अ मैस ऑफ इट. मैं इस चीज़ को ख़राब कर डालूंगा या कर डालूंगी. इट ऑलवेज हैपन्स दैट वे ओनली. और ये मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि मेरी चीज़ें ख़राब होती है. तो ये जो हमेशा, ऑलवेज, नेवर, इस तरह के वर्ड आते हैं, ये आपके कॉग्निशन को ख़राब करते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं कॉग्निशन को, यानी थॉट प्रोसेस को डिस्टॉर्ट, ख़राब कर देते हैं.
सो कॉग्निटिव थेरेपी कैसे हेल्पफुल है इन सिचुएशन में, इन्होंने बताया, एक एक करके समझाया। जैसे एंगर मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है कॉग्निटिव थेरेपी, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो गुस्सा को पहले तो रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है कि ये एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है। सोशल प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े राइट्स जो होते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, मर्डर हो जाता है, क्राइम जो बढ़ जाते हैं, छोटी सी लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई में बदल जाती है, वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एंगर। तो अगर हम एंगर को मैनेज करने लगे तो आधी टेंशन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। सो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होती है ये सबसे कॉमन अप्रोच मानी जाती है एंगर मैनेजमेंट में, जो बेक एंड फर्नांडिस ने 1998 में बताया था। बैक ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कॉग्निटिव थेरेपी जो है ये एड्रेस करती है ये सोशल एंजाइटी के इशू को भी। सोशल एंजाइटी में क्या होता है? सोशल एंजाइटी होता क्या है? सोशल एंजाइटी मतलब आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है, आपको घबराहट होने लगती है, आप वैसे नहीं रहते जैसे आप घर के माहौल में बिहेव करते हो, आप वैसा बिहेव नहीं करते, आपका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया होता है, तो उसको हम बोलते हैं सोशल एंजाइटी। सो उसमें कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसे कैसे थॉट आते हैं। पहला थॉट आता है मिस परसेप्शन ऑफ देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, एबिलिटी एंड सेल्फ वर्थ। शक होने लगता है खुद की एबिलिटी पे, खुद की वर्थ पे, अपनी वैल्यू के ऊपर शक होने लगता है, अपने अपीयरेंस के ऊपर शक होता है। सेकेंड, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, एंगर एंड एम्ब्रासमेंट अराइजिंग फ्रॉम पास्ट सोशल सिचुएशन। अगर आप पिछले किसी सोशल सिचुएशन में ऐसा हुआ कि आपकी कोई बेइज्जती हो गई या आप कहीं गिर पड़े, तो आपको वो चीज़ हमेशा डर लगती है कि भाई अगर मैं दोबारा गिर गया, या फिर हो सकता है आपके कपड़े फट गए या कुछ ऐसा कोई चीज़ हो गई, किसी ने आपको कुछ बोल दिया या धक्का दे दिया, आपने थप्पड़ खा लिया किसी से, तो ये अगर सोशल सिचुएशन में हुआ है तो ये चीज़ आपको हमेशा अंदर ही अंदर परेशान करती है और आप डरते हैं कि भाई मैं अब ऐसा एक्शन नहीं करूँ, नहीं तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। कभी कभी आप गुस्सा ज़्यादा कर देते हैं और लोग खड़े होकर चारों तरफ देखते हैं, बाद में पता चलता है यार गुस्सा तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये वाली चीज़ें, इससे गिल्ट फील आती है। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो भी सोशल एंजाइटी क्रिएट करती है। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं, थिंक दैट दे हैव टू बिहेव परफेक्टली इन सोशल सिचुएशन। और हमेशा दिमाग में ये घूमता रहता है, नहीं मैं ओरिजिनल नहीं रह सकता, मैं वैसा नहीं रह सकता जैसा मैं अपने आसपास इजी गोइंग नहीं रह सकता। हमेशा कॉन्शियस रहोगे क्योंकि आपको ये रहेगा कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिखना है, कपड़ों में भी, बिहेवियर में भी, एंड बिल्कुल आइडियल शो करना है खुद को। तो ये भी एक सोशल एंजाइटी का कारण बन जाता है। देन प्रोक्रास्टिनेशन, हैबिट्स दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ सोशल एंजाइटी, वरीज एंड डाउट्स। तो खुद जब सोशल एंजाइटी की चिंता होती है या फिर डाउट होता है खुद के ऊपर, तो प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट हो गई होती है। प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट का मतलब होता है कि जो डेडलाइन होता है वहाँ उस पर आप काम करके नहीं देते, डेडलाइन निकल जाती है और आप काम नहीं कर पाते क्योंकि सेल्फ डाउट पे ही लगे रहते हैं। अब इसको डील कैसे करें भाई? ये तो बड़ा डरावना इशू है, मतलब जिनके साथ होता है उनको पता है कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है सोशल एंजाइटी। तो उसको डील करने के लिए सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, जो मैंने 2 वीडियोस में कवर किया है, उसको आप देख सकते हैं। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, इंसान को पहले बोलते हैं कि आप हायरार्कियल ऑर्डर में वो चीज़ें लिस्ट डाउन करो जो आपको एंजाइटी क्रिएट कराती है, आप जिस सिचुएशन को सोच के डरते हो, और उन सिचुएशंस को काउंट 1 2 3 नंबर दो कि सबसे कम जिससे घबराहट होती है उसको नंबर 1, ऐसे करके 10 तक आप काउंट डाउन कर दो। एंड फिर दूसरे में हम उनको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं जिसमें वो रिलैक्स करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, और हर एक और बॉडी के पार्ट को सोच के उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं मसल्स को। इस तरह से हम रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, जैकॉब्सन रिलैक्सेशन जो मैंने सिखाया था, बताया था वो। एंड देन उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है जिसमें हम उसको बोलते हैं कि वो जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस उसने लिस्ट डाउन करी थी 1 से लेकर 10 तक, पहली सिचुएशन को सोचो एंड देन रिलैक्स करो। दैट वाज सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। मैं पूरा नहीं बता रही बट ये पूरा ऑलमोस्ट मैंने ब्रीफ में बता दिया आपको। उसको बोलते हैं सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। ये हम सिखा सकते हैं जिसको भी एंजाइटी होती है, और इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हैंडल कर सकता है। अगर घर में या कहीं पे भी बैठ के प्रैक्टिस करता रहे इस चीज़ को तो उसकी एंजाइटी चली जाएगी धीरे धीरे। तो इसमें बताया ये जो प्रोग्रेस होती है वो सिस्टमैटिक होती है, मतलब एक के बाद एक होती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हायरार्कियल ऑर्डर में होती है, और रिपीटिशियस मतलब बार बार रिपीट करके करनी पड़ती है, तब जाके इसका कोई फ़ायदा होता है। एकदम से बहुत फास्ट चलना या बहुत स्लो चलना, इन दोनों चीज़ों में ये हेल्पफुल नहीं है।
हमें आराम से अपना टाइम लेते हुए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिसेंसिटाइजेशन को। तो ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है और सिस्टमैटिक स्टेप वाइज होता है। सेल्फ असर्शन स्ट्रैटेजी भी एक होती है जो सिखाई जाती है पेशेंट को, सोशल एंग्जाइटी वाले को। सेल्फ असर्शन मतलब हमेशा अपने आप को अंदर ही अंदर बोलते रहो, नहीं आई कैन डू इट, मैं तो कर सकती हूँ, मैंने किया है पहले भी और मैं अभी भी कर सकती हूँ। इस तरह से बोलना खुद को, इससे बहुत हिम्मत मिलती है। सो ये भी हम उसको क्लाइंट को सिखा सकते हैं और बहुत रियलिस्टिक वे में सिखा सकते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं उसको कि आपको रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, आपको बड़े बड़े टारगेट नहीं रखना, सोशल सिचुएशन में परफेक्शन की तरफ नहीं भागना कि भाई मैं तो परफेक्ट ही रहूँ। यू नेवर नो सामने वाला आपके साथ कैसे रिएक्ट करने वाला है। आपको सिर्फ आपकी जिम्मेदारी आप ले सकते हो, समाज की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसीलिए आप परफेक्शनिज्म नहीं देख सकते जब सोशल सिचुएशन होती है। आप सिर्फ खुद के बारे में सोच सकते हो और रियलिस्टिक बने रह सकते हो। नेक्स्ट है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो है ये उन इश्यूज़ को भी हेल्प करती है कि कैसे हम किसी का सेल्फ एस्टीम बढ़ाएं, कैसे किसी के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। ये रिलेशनशिप्स के मैटर पे भी काम करती है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं। मैरिटल इश्यूज़ में काम कर सकते हैं, फोबियाज एंड फियर्स को ओवरकम करने में भी हेल्प कर सकते हैं। और जितने भी मेंटल डिस्टर्बेंसेस है जितने भी टाइप के, उन सब में ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काम करती है। ये देखिए ये वाला पैराग्राफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ ये यूज़ की जा सकती है। नाउ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि ये स्ट्रेस जो रोज़मर्रा का स्ट्रेस होता है, डे टू डे लिविंग में जो स्ट्रेस आता है, कभी काम का स्ट्रेस, कभी फैमिली का स्ट्रेस, कभी कपड़ों का स्ट्रेस, कभी बाहर मार्केट जाने का स्ट्रेस, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का भी स्ट्रेस हो जाता है लोगों को। तो वो सारे जो डे टू डे लिविंग के स्ट्रेस होते हैं उसमें भी ये थेरेपी बहुत हेल्पफुल है। ये इसमें हम क्या करते हैं इस थेरेपी में कि पूरा का पूरा सिनेरियो को, उस पूरे इवेंट को हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कैसे वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, क्यों स्ट्रेस हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर एक छोटे से काम के लिए क्यों स्ट्रेस हो रहा है। तो उसके बारे में हम पहले सोचते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाए। मतलब जिस तरीके से सोच रहे हो उससे तो स्ट्रेस हो रहा है, तो अगर हम सोच बदल दें तो स्ट्रेस नहीं होगा। जैसे इन्होंने बताया कि अगर दो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो दोनों के देखिए परसेप्शंस कितने अलग अलग हैं। एक सोचेगा चलो यार चलो जैम हो गया, अब हम ऐसा करेंगे म्यूजिक सुन लेते हैं अच्छा सा, तो वो म्यूजिक लगा लेगा अपना और एंजॉय करेगा म्यूजिक और रिलैक्स करेगा। दूसरा क्या करेगा, हाय भगवान मैं तो फंस गया, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो डिस्ट्रेस्ड हूँ, हे भगवान मेरा तो, मुझे तो डांट पड़ेगी। मतलब हर चीज़ नेगेटिव वे में देखेगा। तो दिस इज़ हाउ पीपल थिंक। सो ये हम चेंज करवा सकते हैं कि कैसे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं बेटर वे में। अगेन आगे इन्होंने ये भी बताया कि ये क्या होता है, मतलब इस चीज़ में ऐसा क्या होता है कि हमें स्ट्रेस हो जाता है। जैसे कि इन्होंने एक और एग्जांपल बताया कि किसी कॉन्सर्ट में आप जा रहे हो, जो छोटी छोटी सिचुएशंस, कोई छोटे छोटे इवेंट कैसे अफेक्ट करते हैं वो इन्होंने एग्जांपल देके बताया। जैसे आप किसी इवनिंग में आपको किसी कॉन्सर्ट में जाना है और ऑफिस वर्क की वजह से आप लेट हो गए या ट्रैफिक की वजह से आप जाम लग गया और आपको, तो वही आपको स्ट्रेस क्रिएट कर देगा कि भाई हम टाइम से नहीं पहुंचे कॉन्सर्ट में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप ये देख सकते हो। तो जब आप निगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, निगेटिव सेल्फ टॉक मतलब हर चीज़ निगेटिव बोला, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, मैं तो कभी कोई चीज़ एंजॉय ही नहीं कर सकती, मेरे साथ तो हमेशा कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, ऐसा सोचना ये होता है निगेटिव सेल्फ टॉक। तो ये ट्रिगर कर देता है स्ट्रेस को, स्ट्रेस रेस्पॉन्स को, और वही दिक्कत करता है। ग्रैंथ एटेल 2006 में इन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया था, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में, और इन्होंने बताया कि 2 टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में। एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और दूसरा है योगा। ये दोनों प्रॉमिसिंग है सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में। तो ये दोनों ज़रूर करना चाहिए। योगा तो हमारे भारत देश की दी हुई चीज़ है, तो वो तो हर एक इंसान को करना चाहिए, चाहे उसको स्ट्रेस है या नहीं है। एक डेली रूटीन बनाना चाहिए योगा का। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो सजेस्ट करती है कि जो कॉग्निशंस होते हैं, कॉग्निशंस मतलब हमारे थॉट प्रोसेस, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स को भी करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप और ये कॉग्निशन, बिहेवियर और एनवायरनमेंट है, इनका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है।
आपस में। सो जो पर्सनल सोशल प्रॉब्लम्स जितनी भी फेस करता है कोई इंडिविजुअल, जितने भी तरीके से, पर्सन का बिहेवियर, कग्निशन, एनवायरमेंटल सिचुएशन मैटर करती है, वो रिलेटेड है इन सब चीज़ों से। तो ये जो थेरेपी है ये यही फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं जो इंडिविजुअल बनाता है वो कैसे, उसके इरेशनल थॉट प्रोसेस है, इरेशनल अजम्पशन है, डिसफंक्शनल थॉट पैटर्न है, इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। तो जब हम उसका थॉट प्रोसेस को चेंज कर देते हैं, उसके बिलीफ को चेंज कर लेते हैं, उसके एजम्पशंस को बदल देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी लाइफ को दूसरे तरीके से देखने लगता है और लाइफ को एंजॉय करना सीख जाता है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट कग्निशन, कग्निटिव थेरेपी। तो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट यूनिट 2 आज मैंने ख़त्म कर दी आपकी 0 to 3 की। और आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। यू कैन कमेंट बिलो दी वीडियोज़ ऑल्सो, दैट मोटिवेट्स मी एंड थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है मुझे एक्स्ट्रा कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। तो थोड़ा सुना नहीं लगता ना, बोरिंग नहीं लगता मुझे। सो मुझे लगता है कि मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।